हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हमने सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है एंड वी आर नॉट डूइंग जनरल प्रिंसिपल चैप्टर बिकॉज अभी उसका भरोसा है नहीं डिलीट हो नहीं हो, अगर इंक्लूड होगा तो हम बाद में करवा देंगे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का कोई चैप्टर है, सबसे लेंथी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई एग्जाम हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस पे से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई के अंदर एंड इट इज क्वाइट इजी। और बहुत शायद ही कोई बच्चा होता है जिसका नंबर कटेगा, क्योंकि समझने के हिसाब से आसान है, थोड़ा लंबा जरूर है, थ्योरी ज्यादा है, रिएक्शंस भी हैं, ठीक है, पर मार्क्स के स्कोरिंग के हिसाब से अच्छा चैप्टर, आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है एक्चुअली इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ लाइक ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये टोटल 6 ग्रुप है। 11th क्लास के अंदर हमने 13th और 14th को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमने 13वां जब बोरोन फैमिली एंड द कार्बन फैमिली ये कंप्लीट कर लिए थे। तो बचे हुए जो बेटा आपके जो 4 ग्रुप है उनको हम 12th के अंदर कंप्लीट करेंगे, 15, 16, 17 एंड 18। तो पी ब्लॉक के अंदर हम सीधा नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे बिकॉज जो बात पहले की 2 फैमिली है boron and carbon that has already been completed in the +1. Okay, so shall we start with the nitrogen family? चलिए, तो आपका टॉपिक रहेगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 15 एलिमेंट्स या फिर आप इनको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो। हम ये किसी भी ग्रुप को फैमिली का नाम कब देते हैं, जो उनका फर्स्ट एलिमेंट पाया जाता है उसके हिसाब से हम उनको नाम दे देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली इस हिसाब से, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज पिनेकोजेंस, यू ऑल नो दैट, ठीक है। आपने इनको 10th में भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके मेंबर्स को हम पिनेकोजेंस भी बोलते हैं। जैसे 17th ग्रुप को हेलोजन, 18th ग्रुप को नोबल गैसेस, लाइक 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस। तो उसका रीजन है कि भाई नाइट्रोजन फैमिली इज नोन एज पिनेकोजेंस बिकॉज पिनेकोजेंस मींस सफोकेटिंग कॉजिंग, और नाइट्रोजन फैमिली की जो गैसेस हैं उनका नेचर सफोकेटिंग होता है। जैसे SO2 SO3 है, अगर किसी कमरे में SO2 और SO3 गैस हो और आपको वहां पे बंद कर दिया जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको घुटन महसूस होगी, ठीक है। उन सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। तो इसके जो कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली के, सॉरी, ओके आई विल टेल दैट SO3 और SO3, बट एक्चुअली में तो वो तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है, बट बात हो रही है सफोकेटिंग नेचर की। तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली के भी कंपाउंड्स है जिनका नेचर सफोकेटिंग कॉजिंग होता है, सफोकेशन कॉजिंग। दैट्स व्हाई द टर्म यूज इज पिनेकोजेंस। ओके, सो मैं जर्नल इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि इनके अक्रेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एंड ऑल दैट। हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे तो आप इनको लिखना सीख चुके हैं, मैंने आपको 10th में भी करवाया था। देन 11th में आपका टॉपिक था वो 1s2 E2s2 की जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जिस बच्चे को वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी बारी प्रॉब्लम आएगी बेटा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। तो आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप +1 का जो सेकंड चैप्टर है उसको थोड़ा चेक कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपको पता चल जाए कि कैसे लिखी जा रही है, क्योंकि अभी मैं +1 का नहीं करवा सकती हूँ। ओके, सो हम डायरेक्ट ग्रुप मेंबर्स लिखते हैं, देन उनके नंबर और उनकी कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली में इट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। सिंबल आपको पता है, ग्रुप नंबर आपको पता है, पीरियड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सिंबल, नाम सब आप जानते हो। तो मैं इन पे इतना ज्यादा जो डिटेल है वो नहीं जा रही हूँ। अगर बात करें अबाउट द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, फॉस्फोरस का हो जाएगा 15, देन 33, 15, देन 33, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर भी बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पैटर्न आपको बताया हुआ है इन द लोअर क्लासेस। आपको क्या करना होता है, देखो 15 और 7 के बीच में क्या गैप है, 15 और 33 के बीच में गैप क्या है, 33 और 31 के बीच में डिफरेंस क्या है, और 83 और 51 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको नंबर याद है, इट इज 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो वो आपको बस ऐड करते जाने, आप आराम से ग्रुप नंबर जो है वो पता कर सकते हो।
या फिर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है उसका अगर आपको पहले वाले एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर पता है तो नीचे वाले का आप आराम से जो है वो पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 7 के अंदर आपने 8 जोड़े, आपके कितने आ गए? 15 एटॉमिक नंबर आ गया। भाई नाइट्रोजन 1 से 10 तक तो सबके याद रहते ही है, तो 7 फर्स्ट एलिमेंट है, उसके अंदर आपने 8 जोड़ा तो आपका 15 आ गया। ऐसे जोड़ते जाओ नीचे, पैटर्न याद रखना, इट इज 2 8 8 18 18 32। आपका सारा एटॉमिक नंबर जो भी है वो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इंडिविजुअली सबका। कॉन्फ़िगरेशन में वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है, इनके बीच में 18 का डिफरेंस है, देन इट इज 18, दैट इज 32। ठीक है, आगे के जो एलिमेंट है उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी सर्टेन नहीं है बिलो बिस्मिथ। ओके, सो हमने नंबर लिखा। अब बात करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो 1s से स्टार्ट करते हैं, यूजुअली 12th में वैसे डिस्कशन नहीं होती है, हम नोबल गैस को कॉमन लेके फिर कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे 7 है तो 7 एटॉमिक नंबर से पहले कौन सी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है? दैट इज हीलियम। तो आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, यहाँ हीलियम कॉमन लिया जाएगा, देन इट इज नियॉन कॉमन है, फिर आर्गन कॉमन है, क्रिप्टॉन एंड दैट इज ज़ीनॉन। तो सबसे पहले आपको जो नोबल गैसेस कॉमन लेनी है हमने वो लिख ली। अब हीलियम का 2 है तो 2 के बाद क्या बचेगा? देखो नाइट्रोजन जो फैमिली है इट इज 1 नाइट्रोजन, उसमें 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p3, 3 और 2 5 और 2 7। तो हीलियम को हमने कॉमन ले लिया, दैट इज 1s2। तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा? 2s2 और 2p3। ठीक है, नियॉन 10 कॉमन हो चुका है। ठीक है, 10 के बाद इसमें कितना है? 15 है, तो आप पीछे लिखेंगे 3s2 3p3। आप इसको खोल के भी चेक कर सकते हो, इट विल रिमेन द सेम। ओके, नेक्स्ट अब आर्गन का 18 है, तो 18 के बाद आप ये नहीं लिखेंगे 4s2 4p3 एंड दैट्स ऑल, क्योंकि p से पहले हमारे पास यहाँ पे d भी आएगा, तो यहाँ पे को 3d10 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे। देखो 18 और 2 कितने हो गए? 20, 20 और 3 तो 23 ही होते हैं, और जबकि आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 33 है, तो यहाँ पे डी के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो भी एंटर होंगे, 3d10 भी करेंगे आप। इसके अंदर देखो क्रिप्टॉन 36, नीचे आप ये नहीं लिखेंगे 5s2 एंड 5p3, ऐसे तो इसका भी पूरा नहीं होगा, 36 37 38 39 40 एंड 41, जबकि आपके पास एक्चुअली यहाँ पे 51 है, तो यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे? 4d10। ओके, सो लास्ट वन इज बिस्मिथ। तो जैसे यहाँ पे 5s2 5p3 है, नीचे आएगा 6s2 एंड 6p3। अब आप चेक करो ज़ीनॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट विल बी 1 सेकेंड 83 या ठीक है। तो जब आप ज़ीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करेंगे तो उसके बाद देखो यहाँ पे हमने 6s2 और 6p3 लिखा है, इससे पहले f और d और इंक्लूड करेगा क्योंकि यहाँ पे 4f भी आ चुका है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4f14 एंड 5d10। ठीक है, इससे पहले क्योंकि अब तो 4 के बाद तो f भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 4f14 और 5d10 प्लस 6s2 एंड 6p3। अब आप इसके अंदर सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद आपका ये 56 है तो आप इसमें ऐड कर लीजिए, लाइक 56 ये हो जाएगा 66 68 दैट विल बी 71 एंड 71 प्लस में आपका है 14। 1 सेकेंड, हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी, लेट इट चेक। 56 और 10 हो गया, दैट इज 66 67 68 71 71 14 85। हमने मिस्टेक की है बेटा, 1 सेकेंड। सॉरी बेटा, आई हैव टेकन 56 फॉर ज़ीनॉन, इट इज 54, सॉरी। अब हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट इज 54 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 14, तो अब आपका आंसर ठीक आएगा 83। तो याद रख लेना ज़ीनॉन के लिए 54 है, 56 नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखी है। देखो सिंपल है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर आप 1s से स्टार्ट करेंगे दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग और उसमें गलती होने के बहुत चांसेस है, तो उससे बेटर है आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, कि नोबल गैसेस लिखी स्टेप बाय स्टेप, फिर भाई इनके आउटर इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे क्योंकि एक ग्रुप के मेंबर है तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे। ये आपकी सेकंड पीरियड का मेंबर है तो दैट विल बी 2s2 2p3, ये थर्ड का है तो 3s2 3p3, ये फोर्थ का है तो 4s2 4p3,
5s2 5p3 एंड 6s2 6p3। पर ये नहीं है कि सीधा नोबल गैस के बाद पुट कर दिया 6s2 6p3, आप काउंट भी कर लीजिए, इसके बाद पहले डी के और एफ के इलेक्ट्रॉन भी आपको ऐड करवाने हैं। तो ये याद होनी चाहिए आपको, तब जाके आपसे आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं अबाउट द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी तो हमने सिर्फ ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन देखी है, उसके एलिमेंट, उनके एटॉमिक नंबर, सिंबल सब ये चेक किए हैं। अब पहले इस ग्रुप के जो भी मेंबर हैं उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके यूजेस, फिर आपका ये ग्रुप जो है वो कंप्लीट होगा। सो नेक्स्ट दैट विल बी एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 एलिमेंट। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की एक्चुअली में एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो नंबर 1 बात करते हैं अबाउट एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज, तो बेटा क्योंकि इसमें जो मेंबर्स है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एक बिस्मिथ मेटल है, एंटीमनी, आर्सेनिक में थोड़े मेटालॉइड कैरेक्टर हैं, जो आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन दैट आर नॉन मेटल्स। तो यूजुअली जो इनकी रेडियस है वो हम यहाँ पे आयनिक भी कह सकते हो बिस्मिथ के केस में। वैसे तो नाइट्रोजन भी करता है लाइक N3 नेगेटिव, फास्फोरस फॉस्फाइड, P3 नेगेटिव, पर यहाँ पे हम कोवलेंट रेडियस के बारे में भी बात करेंगे और आयनिक के बारे में भी। तो साइज के बारे में बात करें तो लास्ट जो ग्रुप हमने कंप्लीट किया था 11th में, पहले उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 14वें ग्रुप के कंपैरिजन में इनका जो साइज है दैट रिलेटिवली स्मॉलर, वो छोटा होगा। समझ रहे हो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज होता है। तो 14वें ग्रुप के मेंबर्स के कंपैरिजन में इनके रेस्पेक्टिव मेंबर का साइज छोटा होगा। कार्बन से नाइट्रोजन छोटा होगा, सिलिकॉन से फास्फोरस छोटा होगा। दैट विल बी ए नॉर्मल ट्रेंड, तो वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो ग्रुप में क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, तो जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइज जो है वो बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस बढ़ा, फास्फोरस से आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मिथ। पर ये जो साइज में इंक्रीज है ये आपको आर्सेनिक तक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जैसे जो वेरिएशन होगा पिकोमीटर में वो आपको अच्छा खासा मिलेगा। पर इसके बाद जो वेरिएशन है वो कम हो जाएगा, मतलब बढ़े तो नीचे भी गा पर इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा साइज में जितना ऊपर मिल रहा था। इसका कारण है द पुअर shielding effect of D and F इलेक्ट्रॉन। तो इसका कारण है कमजोर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट D और F इलेक्ट्रॉन का। देखो शेल बढ़ती है तो उसके हिसाब से साइज बढ़ना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो F और D में ऐड हो रहे हैं, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और F और D के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जो बाहर S और P के इलेक्ट्रॉन है उनको प्रॉपरली शील्ड और स्क्रीन नहीं कर पाते, ढक नहीं पाते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ में, जैसे मान लो ये कोई 4f का इलेक्ट्रॉन है, 5d का इलेक्ट्रॉन है और इसके आगे 6s का 6p का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इनको अच्छे से ढक नहीं पाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सीधी पहुंच में है और न्यूक्लियस इनको टाइटली पकड़ेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज छोटा होगा। डी और एफ का कमजोर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहता है साइज घटना चाहिए, जबकि शेल का नंबर बढ़ने का मतलब है साइज बढ़ना चाहिए। ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को थोड़ा काउंटर बैलेंस सा करते हैं और इस लिहाज से साइज बढ़ता जरूर है पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली में डी और एफ के नहीं है, तो वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग नहीं है उनकी पुअर, दैट्स व्हाई आपको साइज जो इंक्रीज मिलेगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। सेम ट्रेंड फॉलो होता है इनकी आयनिक या कोवलेंट रेडियस में। ठीक है, अगर आप इस फैमिली की कोवलेंट रेडियस की बात करो वो भी ऊपर से नीचे बढ़ेगी। 14वें ग्रुप के कंपैरिजन में इनकी कोवलेंट रेडियस छोटी मिलेगी। आयनिक रेडियस में भी सेम ट्रेंड जो है वो लागू होता है। सो देयर इज नो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक, कोवलेंट रेडियस इन नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही वहां पे है बेटा जहां पे कोई एक्सेप्शनल चीज आती है कि होना तो ये चाहिए था पर इसमें इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, दैट हैव सम रीजंस, जो एक्सेप्शंस होते हैं आपके उनका, पर यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है एज एक्सपेक्टेड। 14वें ग्रुप के मुकाबले छोटे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है जो साइज है वो ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू शेल।
लास्ट वाले मेंबर्स में इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं जिनका इफेक्ट जो है स्क्रीनिंग पुअर होता है, दैट्स वाई वो चाहते हैं साइज कम हो जाए, शेल का नंबर चाहता है साइज बढ़ जाए, तो दोनों इफेक्ट थोड़े एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी वो प्रॉपर्टी है जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा पहले तो कि होती क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो आप किसी गैसियस एटम को देते हो ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। जो उसके सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम को अगर वो गैसियस कंडीशन में है अकेला, उसको आप कितनी एनर्जी दोगे ताकि वो अपने बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दे और वो खुद कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, किसी गैसियस एटम ए को आप कितनी एनर्जी सप्लाई करोगे ताकि वो एक गैसियस कैटायन में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन बाहर दे दे, दैट शुड नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, पहला और दूसरा दोनों साथ जैसे, तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये तो यही है बेटा कि तीसरा तो कब निकलेगा जब पहला और दूसरा निकल चुका होगा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, दैट विल बी थर्ड। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए दैट विल बी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो समझे क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कम से कम एनर्जी जो आप किसी गैसियस एटम को देते हो आइसोलेटेड को, ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करके गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, वो उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कैटायन ही बनेगी, एनायन तो नहीं बनेगी। ठीक है, ये पहली आयोनाइजेशन एनर्जी थी, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तीसरी, और ये चौथी। और इट इज अ फैक्ट दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा सेकंड ज्यादा होती है, सेकंड से थर्ड ज्यादा होगी, और थर्ड से हमेशा फोर्थ। रीजन क्या होता है, जब तुम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुम जीरो से उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, सेकंड में तुम पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव दे रहे हो, मोर पॉजिटिव से तुम मोस्ट पॉजिटिव दे रहे हो। तो एक न्यूट्रल चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आसान है, पॉजिटिव को और पॉजिटिव और पॉजिटिव को और ज्यादा पॉजिटिव करना मुश्किल होता है। तो जो प्रोसेस मुश्किल होगा ना उसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है, जो प्रोसेस इजी होता है वो कम एनर्जी के साथ भी हो जाता है। ओके, तो अब अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, तो क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, तो साइज नाइट्रोजन फैमिली का छोटा है कार्बन फैमिली से, तो इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा मिलेगी कार्बन फैमिली वाले मेंबर से। ठीक है, बिकॉज साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन, उसमें निकालने में मेहनत लगेगी क्योंकि न्यूक्लियस ने उसके ऊपर अपना फोर्स लगा रखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्योंकि साइज छोटा है नाइट्रोजन फैमिली का कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा है। ओके, अगर आप बात करो ग्रुप के अंदर की, तो ग्रुप में बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे जो आपका साइज है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, माना कि डाउन द ग्रुप थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है पर साइज बढ़ तो रहा है, और साइज के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। भाई नाइट्रोजन से कम फास्फोरस की है, फास्फोरस से कम आर्सेनिक की, देन एंटीमनी, देन बिस्मिथ। ठीक है, तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, ये रेगुलर है। एक और बात, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्चुअली में उम्मीद से ज्यादा है, जो हमने एक्सपेक्ट की थी ना उससे थोड़ी ज्यादा मिलती है हर मेंबर की। रीजन क्या है, इनकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखो इनके ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3, समझ रहे हो, S पूरा भरा हुआ और P एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। तो जो भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और फुल्ली फील्ड है दैट आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो नाइट्रोजन फैमिली की कार्बन फैमिली से ज्यादा है वो हमें पता है क्योंकि साइज कम है, पर नाइट्रोजन फैमिली की जो उम्मीद करी गई थी ना साइज के हिसाब से, उससे भी ज्यादा होती है थोड़ी सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसका कारण है इनकी एग्जैक्टली फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड, जिस वजह से थोड़ी एक्सपेक्टेड से आपको क्या मिलती है बेटा, ये ज्यादा मिलती है। ओके, तो दैट विल बी ऑल इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम थर्ड एटॉमिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। जब दो एलिमेंट आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एक एलिमेंट की ये टेंडेंसी कि वो शेयर जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने में उसको अपनी तरफ खींच ले, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है आपने 10th में भी याद किया था, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। भाई नाइट्रोजन तो आपका थर्ड हाईएस्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे पहले फ्लोरीन 4, देन ऑक्सीजन 3.5 और उसके बाद नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन और क्लोरीन जिनकी 3 है। तो नाइट्रोजन तो थर्ड हाईएस्ट है किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में। तो कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट विल इंक्रीज, हर मेंबर के हिसाब से इंक्रीज होगी। पर जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है इसका मतलब वो टॉप टू बॉटम घटेगी। तो इन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीजेस। मतलब नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस, फास्फोरस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट इज नोन एज आर्सेनिक। आप अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करेंगे तो नाइट्रोजन की 3 है, देन फास्फोरस की 2.1 है, देन आर्सेनिक की 2 है, उसके बाद 1.9। तो मतलब धीरे धीरे आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घट रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि 3 से सीधा 2 और 2 से फिर 1 और 1 से फिर 0.5 हो गई। नाइट्रोजन की 3 है, देन फास्फोरस से डिक्रीज ज्यादा देखने को मिला 2.1, देन फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ 2, देन थोड़ा डिक्रीज हुआ 1.9। ठीक है, पर डिक्रीज है। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है बिकॉज साइज बढ़ रहा है, समझ रहे हो? शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने, तो खींच कौन पाता है? जो एटम छोटा है होल्ड कर पाएगा। अगर साइज बहुत बड़ा है एटम का तो वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा शेयर्ड पेयर को। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज मोर विद कार्बन फैमिली। पर डाउन द ग्रुप अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रेगुलरली क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज मेटालिक। यू ऑल नो द मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर को आप समझने के लिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी समझ सकते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में चेक करें तो पी ब्लॉक के अंदर बेटा ये टेंडेंसी ही होती है कि पी ब्लॉक में आपको एक ही ग्रुप में मेटल भी मिल जाएगा, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड भी। अगर आप चेक करें तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल है, जबकि बिस्मथ इज अ मेटल। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखो तो मेटेलिक कैरेक्टर तो बढ़ रहा है भाई, पहले नॉन मेटल था, फिर नॉन मेटल का कैरेक्टर घटा, थोड़ा मेटेलिक बीच का आया, सेमी मेटल, और फिर फाइनली मेटल। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इन ग्रुप इट इज इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है मतलब वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है, समझ रहे हो? तो कार्बन फैमिली का कंपैरिजन में विद कंपैरिजन to group 14 they are less metallic। भाई 14वें ग्रुप के मुकाबले में ये थोड़े कम मेटेलिक है। क्यों? क्योंकि 14वें ग्रुप के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, अगर साइज छोटा है तो छोटा जो साइज का एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मैंने बोला ना मेटेलिक कैरेक्टर मींस टू बिहेव लाइक मेटल, और मेटल कौन है? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी है। तो कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में जो आपका नाइट्रोजन फैमिली है इनका साइज छोटा तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो गई क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ रखा है। तो ये कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में तो कम मेटेलिक है। बट अगर आप इनके ग्रुप में कंपैरिजन करो तो ऊपर से नीचे इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। भाई नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा है तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो वो ज्यादा मेटेलिक है। फास्फोरस से एंटीमनी का साइज बड़ा है तो उसका निकालना और इजी है। बिस्मिथ सबसे बड़ा है तो उसका निकालना और आसान है, दैट्स व्हाई बिस्मिथ इज अ मेटल, क्योंकि उसका साइज बड़ा है वो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को है रिलीज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अबाउट सेकंड मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, यूजुअली नॉन मेटेलिक जो ग्रुप्स हैं जिनमें नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, पी ब्लॉक के बारे में जैसे आप बात कर रहे हो,
टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो साइज बढ़ता है एलिमेंट का, ठीक है। साइज बढ़ता है तो एलिमेंट का जो साइज बढ़ने के साथ साथ उसमें वंडरवाल फोर्स बढ़ रही है। जैसे मान लो भाई नाइट्रोजन के 2 एटम इस साइज के हैं, तो आर्सेनिक के इस साइज के मिलेंगे, बिस्मिथ के इस साइज के मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ेगी, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रही है दैट इज वंडरवाल। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग में तो आपको फोर्स ही तोड़नी होती है, बॉन्ड तो नहीं तोड़ने होते हैं जब तक कि आपके पास आयनिक बॉन्ड नहीं हो, ठीक है। तो हमें फोर्स तोड़नी है, और ये जो फोर्स है ये साइज पे डिपेंड करती है। तो मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं ना तो ट्रेंड इज रेगुलर, ऊपर से नीचे आप जैसे ही आओगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, फास्फोरस से आर्सेनिक का, आर्सेनिक से एंटीमनी और फिर बिस्मिथ का। देयर इज रेगुलर ट्रेंड। रीजन सिंपल है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्स बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब बॉइल होंगे। पर मेल्टिंग पॉइंट में ये जो चीजें थोड़ी इरेगुलर है, यहां तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। रीजन इज सिंपल, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स बढ़ रही है वंडरवाल। पर जैसे आप एंटीमनी और बिस्मिथ से जाओगे, आर्सेनिक के मुकाबले एंटीमनी का कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और बिस्मिथ का और भी कम हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि अगर साइज बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट फिर बढ़ा क्यों नहीं एंटीमनी और बिस्मिथ का? इसका कारण है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इट इज NH2 and NP3। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या फिर ये 3 और 2 मिला के 5, ठीक है भाई। या तो S के 2 देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या फिर ये क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड सॉरी, या तो ये बाहर 3 है बेटा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, या फिर 3 के साथ अंदर के S के 2 और दे दें तो ये +5 दिखा सकते हैं। बट इनर पेयर इफेक्ट की वजह से जो नीचे वाले 2 एलिमेंट्स हैं ये +3 ज्यादा शो करेंगे, +5 नहीं करेंगे। समझ रहे हो आप, ठीक है। यूं समझ लो जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है एंटीमनी और बिस्मिथ में एज कंपेयर टू द प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यूं समझो इस बात को कि फास्फोरस 5 कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता बेटा, उसका d ऑर्बिटल नहीं होता, ये 4 बना सकता है। आर्सेनिक 5 बना लेगा, पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से एंटीमनी और बिस्मिथ खाली 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, वो 5 नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे तो जो कोवलेंट बॉन्ड है उनका नंबर ही घट गया भाई। स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और यहाँ पे जो Sb और Bi है ये कम बॉन्ड बनाएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, 3 खाली 3 पॉसिबल है। ऊपर वाले केस में 4 और 5 बन रहे, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इनका थोड़ा सा क्या होगा, लो होगा। Okay. Next, there are 2 properties remaining in the physical. It is density and allotropy. Not so important. तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी रेगुलरली बढ़ती है नाइट्रोजन फैमिली की, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब साइज बढ़ रहा है लगातार, तो इसका मतलब आपकी जो डेंसिटी है। और दूसरी बात देखो, अगर आप चेक करो तो नीचे जाओगे तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होती है, क्योंकि भाई नीचे जाओगे तो साइज भी बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ साइज कहता है डेंसिटी कम होनी चाहिए, जबकि बढ़ा हुआ मास कहता है कि जो आपकी डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए बेटा, इट शुड इंक्रीज। एक चीज कहती है इंक्रीज होती है, एक चीज डिक्रीज, और मैं कह रही हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में इंक्रीज हो रही है डेंसिटी। इट मींस मास अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है और वॉल्यूम को ओवरशैडो किया गया है। जब एक ही मतलब एक ही फैक्ट किसी चीज को फेवर और दूसरा उस चीज को अपोज कर रहा हो, तो जो रिजल्ट आता है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है भाई कौन सा इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपना असर दिखाएगा, दूसरे को दबना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है, हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ती है। बात करें अबाउट एलोट्रॉपी, तो एलोट्रॉपी के अंदर बेटा देखो नाइट्रोजन की कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो नहीं होती और बिस्मिथ की भी नहीं होती। नाइट्रोजन और बिस्मिथ की तो कोई एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है। इसके अलावा बाकी जो आपके एलिमेंट्स बच रहे हैं दैट इज इट इज एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये करते हैं। फास्फोरस की तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, रेड, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, तीनों हम पढ़ेंगे। आर्सेनिक और जो आपके पास बच गया दैट इज एंटीमनी, इनकी 2 होती हैं, इट इज ग्रे एंड येलो, ठीक है। तो अगर आप नाइट्रोजन फैमिली को छोड़ दो तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ दें
तो बाकी जो 3 एलिमेंट हैं फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स देखने को मिलती है। यू ऑल नो अबाउट द एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ये तो अपने सिलेबस में है, आप इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट की हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। तो आप इसको लिख लेना अच्छे से, उनके एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन फैमिली के ढंग से याद कर लेना। इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। पी ब्लॉक जो है बेटा वो सारा का सारा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह तो होंगे नहीं, रिएक्शन है और थ्योरी है। थ्योरी आप समझेंगे, आपसे क्वेश्चन करेगा, उसका रीजन पूछेगा, आपको बताना है। तो रीजन वो बच्चा बता सकता है जिसने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हर लाइन पे क्वेश्चन बनता है, किसी भी लाइन से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द